अच्छा जनाब, तो अब आपने प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कर लिया और प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के बाद आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर लिया। अब काम क्या है जी कि अब आपने ग्रुप पे जाना है। ग्रुप के रेडिकल्स आपके दिमाग में आने चाहिए। ग्रुप रिएजेंट को आपने ऐड करना है और ग्रुप रिएजेंट को ऐड करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन है उसे आपने ऑब्जर्व करना है। और उसके बाद अगर ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव आ जाती है तो आपने क्या करना है, इस पे हम बात करेंगे। तो पहले हम डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल को स्टडी करेंगे जी। तो अच्छा, स्कीम को पहले देख लीजिए कि आपने एक आपकी स्कीम है जिससे पहले आपने डिस्कस की थी। और वो स्कीम क्या थी जी? वो स्कीम ये थी जी कि आपने 5 स्टेप के अंदर अपने एनालिसिस को करना है जी। उसमें से 2 स्टेप हम पहले डिस्कस कर चुके जी, और वो है जी प्रिलिमिनरी टेस्ट हमने कर लिया, और हमने जो दूसरा काम था जी ओरिजिनल सोल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया। अब हम आ गए एसिड रेडिकल की डिटेक्शन पे, और अब हम आ गए हैं बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन पे। ये जो स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 डिस्कस किया था वो मजीद डिवाइडेड है 3 स्टेप के अंदर। तो एसिड रेडिकल को डिटेक्ट करने की ये स्कीम है जी। तो इसमें सबसे पहले ग्रुप टेस्ट करते हैं। और ग्रुप टेस्ट का मतलब क्या है जी कि आप सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर या सॉल्ट के अंदर, क्योंकि एसिड के जो 2 ग्रुप है उनके अंदर आप सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, एसिड के तीसरे ग्रुप के अंदर आप सॉल्ट सोल्यूशन को, और बेसिक के तमाम ग्रुप के अंदर आप सॉल्ट सोल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे जी। तो सबसे पहले आप ग्रुप टेस्ट करते हैं, और ग्रुप टेस्ट का मतलब है सॉल्ट के अंदर, और जहां सॉल्ट सोल्यूशन दरकार है तो सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर आप ग्रुप रिएजेंट को ऐड करें और ऑब्जर्वेशंस को देखें जी। तो ये ग्रुप टेस्ट कहलाता है। अगर ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये काम होगा। इस बात को दोबारा सुन लीजिए कि अगर ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी आपको एफिशिएंसी नजर आ जाते हैं, आपको विनेगर की स्मेल आ जाती है, या आपको गैस इवॉल्व होती हुई नजर आ जाती है, या आपको प्रेसिपिटेट्स बनते हुए नजर आ जाते हैं रिएजेंट के ऐड करने के बाद, तो आप क्या करेंगे, आप ये डिस्टिंग्विश टेस्ट पे आएंगे। लेकिन अगर आपको, जिस तरह मैंने पीछे डिस्कस किया, अगर आपको प्रेसिपिटेट्स नजर नहीं आते तो फिर आपने सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना है, और ग्रुप 1 अगर एब्सेंट है तो ग्रुप 2 पे आ जाना है। जहां टेस्ट पॉजिटिव है, जहां ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, यानी रिएजेंट को ऐड करने पर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व हो जाए, तो वहां से आपने क्या करना है जी, नीचे आ जाना है जी। आपने क्या करना है जी, डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है जी। और अगर डिस्टिंग्विश टेस्ट देखें सबके लिए नहीं होता, अगर कहीं 2 रेडिकल के दरमियान क्लैश आ जाएगा तो आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट करना पड़ेगा। कंफ्यूजन होगी जी कि लेड भी मौजूद है और कॉपर भी मौजूद है, तो फिर आपको इस टाई को ब्रेक करने के लिए आपने डिस्टिंग्विश टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर डिस्टिंग्विश टेस्ट की जरूरत नहीं है और आपको बहुत वाजे है जी, तो फिर आप डिस्टिंग्विश टेस्ट को छोड़ देंगे और डायरेक्ट आप क्या करेंगे जी, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे जी। तो ये यहाँ पे आपको कोई रेडिकल, कोई ग्रुप का एक पर्टिकुलर रेडिकल आपको क्या हो जाएगा जी, कंफर्म हो जाएगा जी। तो ये आपकी अप्रोच है और इसको आपने फॉलो करना पड़ता है। मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप ग्रुप टेस्ट करते हैं। ग्रुप टेस्ट का मतलब सॉल्ट या सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर आप ग्रुप रिएजेंट को ऐड करेंगे। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी आपको ऑब्जर्वेशन दिख जाती है, तो आप डिस्टिंग्विश टेस्ट करेंगे, और डिस्टिंग्विश टेस्ट के बाद फिर आप क्या करेंगे जी, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। इसी पे हम तफसील से बात करेंगे। तो ये एसिड रेडिकल का ग्रुप 1A है, और 1A का जो टेस्ट होता है वो आपका ड्राई टेस्ट होता है। सॉल्ट, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट के अंदर आप HCl को ऐड करेंगे। जो पहली पॉसिबिलिटी है वो क्या है जी कि आपको एफिशिएंस दिखेंगे, और अगर आपको एफिशिएंस दिखता है तो इसका मतलब है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मौजूद होंगे। ये एफिशिएंस किस तरह से होते हैं, किस तरह के होते हैं, आइए देखते हैं। तो आपने देखा जी कि एफिशिएंस किस तरीके से होते हैं जी। तो अगर आपको एफिशिएंस नजर आ जाते हैं जी, तो इसका मतलब ये है जी कि ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया। अब आपने क्या करना पड़ेगा, ये जो आगे ये आपका ये स्कीम आपके मैनुअल के अंदर मौजूद है। आप इसको मैनुअल में भी अपने सामने रखें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो मैनुअल से देख के अगर आप इसको स्टडी करें तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी जी। तो अब आपने क्या करना है, अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको ये डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है। आप इस इन कॉलम्स के अंदर आ जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट के अंदर वाटर को ऐड करें और शेक करके देखिए। अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो इसका मतलब है कार्बोनेट का चांसेस है, अगर सॉल्ट सॉल्युबल है तो इसका मतलब है इसके अंदर बाइकार्बोनेट के चांसेस है।
और उसके बाद dt करने के बाद फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने कंफर्मेटरी टेस्ट करना है जी। तो ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर आप मैग्नीशियम सल्फेट को ऐड कीजिए। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट कोल्ड कंडीशन के अंदर मिल जाते हैं तो कार्बोनेट मौजूद है, और अगर हीट करने पे मिलते हैं तो जी बाइकार्बोनेट मौजूद है जी। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप टेस्ट को जरा आप फोकस करें और ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है जी तो आपको इसी रॉ के अंदर आगे आ जाना है जी। तो आगे के जो शुरू के 3 कॉलम है वो आपके ग्रुप टेस्ट के हैं, उसके बाद के जो 3 कॉलम है वो आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट के हैं जी। देखिए यहाँ पर क्लैश हो गया था, आपको अंदाजा नहीं था जी कि इन दोनों में से किसके कौन मौजूद हो सकता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे इस टाई को ब्रेक किया। इनसॉल्युबल है तो कार्बोनेट होगा, सॉल्युबल है तो बाइकार्बोनेट होगा, इसलिए आपने डिस्टिंग्विश टेस्ट किया। और यहाँ पे आपको एक ही रेडिकल के बारे में, एक ही रेडिकल आपको पता लग गया है जी, और उसी का आप कंफर्मेटरी टेस्ट करना ही है। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि एसिड रेडिकल के लिए सिर्फ एक कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, जबकि बेसिक रेडिकल के लिए आपको लाजमन 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं जी। तो क्योंकि अभी हम एसिड रेडिकल की बात कर रहे हैं जी, तो हम एक टेस्ट करेंगे जी। तो अगर ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है जी तो आपको उसी रॉ के अंदर 3 कॉलम के अंदर जो टेस्ट लिखे हुए हैं वो करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, इसको आप ऑब्जर्व करते हैं और उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन सा रेडिकल आपके पास मौजूद है। ये दूसरी, अगर आपको एविडेंस नजर नहीं आते तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जी कि सॉल्ट के अंदर जब आपने HCl को ऐड किया है तो आपको एविडेंस नजर नहीं आए, लेकिन जब आपने उसको सूंघा तो आपको उसके अंदर से सिरके की स्मेल आ रही है जी। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एसीटेट मौजूद होगा। तो खैर ये तो यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हो सकता, आपको सूंघ जब आप लैब में प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि विनेगर की स्मेल किस तरह से होती है। टेस्ट किस तरह से होगा इसको देखते हैं। ये टेस्ट आपने ऑब्जर्व किया, आपको विनेगर स्मेल ऑब्जर्व हो जाती है, तो इसका मतलब है जी कि ग्रुप 1A प्रेजेंट है जी और एसीटेट मौजूद है जी। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि एक ही रेडिकल है और विनेगर की स्मेल सिर्फ एसीटेट की होती है, इसलिए आपने कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे जी, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जो कंफर्मेटरी टेस्ट लिखा हुआ है जी, इस टेस्ट को आप पाम टेस्ट कहते हैं जी, क्योंकि ये आपकी हथेली पे होता है, हथेली को इंग्लिश में पाम कहते हैं जी। इस पाम पे सॉल्ट को लिया जाता है, उस सॉल्ट के अंदर आप ऑक्जेलिक एसिड को ऐड करें, ये दोनों आपने सॉलिड फॉर्म के अंदर लिए हैं, और फिर आप अपनी उंगली को गीला करें और पानी, इसके ऊपर पानी के कतरे डाल के आप इसका पेस्ट बनाएं, और पेस्ट बनाने के बाद आप इसको स्मेल करें जी। तो अगर आपको पहले स्मेल वाजे नहीं थी तो अब आपको स्मेल वाजे हो जाएगी और आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल विनेगर की आप ऑब्जर्व करेंगे, जिस बात का सबूत होगा जी कि सॉल्ट के अंदर ग्रुप 1A मौजूद है और सॉल्ट के अंदर जो एसिड रेडिकल मौजूद है वो क्या है जी, एसीटेट है जी। अच्छा जी, अब अगली पॉसिबिलिटी है जी कि ग्रुप 1A आपका एब्सेंट होता है जी। अगर ग्रुप 1A प्रेजेंट होता है तो क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है जी कि आपने सॉल्ट के अंदर HCl ऐड किया और ना आपको एविडेंस दिखे ना आपको स्मेल ऑब्जर्व हुई, तो अब आपको ग्रुप 2 का टेस्ट करना पड़ेगा। और ग्रुप 2 के अंदर आपने क्या करना पड़ेगा जी, नई टेस्ट ट्यूब लें, उसके अंदर सॉल्ट लें क्योंकि ये भी आपका ड्राई टेस्ट है, और उसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालें। पहली पॉसिबिलिटी है जी कि आपको कलरलेस गैस ऑब्जर्व हो जी, और अगर आपको कलरलेस गैस ऑब्जर्व हो विद पंजेंट स्मेल तो इसका मतलब है इसके अंदर क्लोराइड के मौजूद होने के चांसेस है। फिनोमिना किस तरह से ऑब्जर्व होता है आइए देखते हैं। तो हमने वाजे फिनोमिना देखा और आपको कलरलेस गैस इवॉल्व होती हुई नजर आई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि अगर ये कलरलेस गैस आपको इवॉल्व होती हुई नजर ना आए तो आप इसको हीट करके देखें, हो सकता है हीट करने पे ये गैस इवॉल्व हो जाए जी। तो आपने गैस की एवोल्यूशन देखनी है जी, अगर आपको नजर ना आए तो आपको हीट करके भी देखना चाहिए जी। अब आपने क्या करना है, ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो अब आपने क्या करना है जी, डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है जी। ये थोड़ी सी ये कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि गैस का कोई कलर नहीं है जी। तो ये एक मजीद टेस्ट है जी। करते क्या है जी कि ग्लास रॉड को डिप करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर,
और उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेके आते हैं जी, और माउथ पे लाने से अगर आपको व्हाइट फ्यूम्स नजर आ जाते हैं तो यहाँ आप मजीद आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और ये आपको कंफर्म हो जाता है जी कि इसके अंदर क्लोराइड ही मौजूद होगा, ये फ्यूम्स सॉल्ट से ही जनरेट हुए हैं जी। और जब आप ये टेस्ट कर लें, खैर ये डिस्टिंग्विश टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वरना इसको डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं कहते, ये सिंपल एक एडिशनल टेस्ट है जी जो आप अपनी कंफ्यूजन को मजीद कम करने के लिए कर रहे हैं जी। उसके बाद फिर आप कंफर्म, और ये ग्रुप टेस्ट का हिस्सा कहलाता है जी। और जब ये आपको टेस्ट ये हो जाए जी तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं जी, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहलाता है जी। ये जब आप करेंगे तो आपको वाजे हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसे करीब के भी दिखाऊंगा जी। तो सॉल्ट के अंदर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉलिड फॉर्म के अंदर ऐड करते हैं, उसके बाद इसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद आप टेस्ट ट्यूब को 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, और एक और टेस्ट ट्यूब को उसी टेस्ट ट्यूब के माउथ पर 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, यानी दोनों टेस्ट ट्यूब माउथ के जरिए एक दूसरे से अटैच होती हैं। उसके बाद जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये कंटेंट्स मौजूद हैं उसको आप हीट करते हैं, और हीट करने के बाद आपको गैस इवॉल्व होती है ऑरेंज कलर की, उस ऑरेंज कलर की गैस को आप खाली टेस्ट ट्यूब के अंदर कलेक्ट करते हैं जी, और कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं। वाटर को ऐड करने से आपको येलो कलर का सोल्यूशन मिलता है, उस येलो कलर के सोल्यूशन के अंदर आप लेड एसीटेट को ऐड करते हैं तो आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहलाता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाए तो इसका मतलब है क्लोराइड कंफर्म हो जाता है जी। तो ये टेस्ट इंशाल्लाह ताला आप लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे तो आपको ये टेस्ट समझ में आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है जी कि आपको किसी खास कलर के फ्यूम्स नजर आए जी। तो सॉल्ट के अंदर अगर आपने H2SO4 को ऐड किया तो अब दो पॉसिबिलिटी है कि आपको रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स नजर आए, और ये इतने वाजे होते हैं कि बगैर हीटिंग पे नजर आते हैं, ये आपको वॉयलेट कलर के फ्यूम्स नजर आए और ये भी विदाउट हीटिंग। खैर वॉयलेट कलर की फ्यूम्स के लिए आपको हीट करना पड़ता है, लेकिन रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स यानी ब्रोमाइड अगर प्रेजेंट होता है तो ये फ्यूम्स बहुत आराम से आपको विदाउट हीटिंग ही नजर आ जाते हैं। और वायलेट कलर की फ्यूम्स के लिए आपको हीट करके यानी चेंज तो नजर आ जाता है, लेकिन आपको कलर को जांचने के लिए आपको हीट भी करना पड़ता है जी। तो अगर आपको रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम नजर आए तो इसका मतलब है ब्रोमाइड मौजूद होगा, और अगर आपको वायलेट कलर की फ्यूम नजर आए तो इसका मतलब ये है कि आयोडाइड मौजूद होगा। ये फ्यूम्स किस तरह से नजर आते हैं आइए इसको देखते हैं। तो ये आपने फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, तो सॉल्ट के अंदर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था जी, और अगर आपको फ्यूम्स नजर नहीं आए थे तो आपने इसको हीट करके भी देखा था। आपकी दो पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है, एक तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो आपने ऑब्जर्व किए, और एक वायलेट फ्यूम्स। तो अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हो, अच्छा ये एक एडिशनल टेस्ट है, अगेन ये डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं है क्योंकि कलर आपको वाजे तौर पे बता रहा है जी कि ब्रोमाइड और आयोडाइड है जी, लेकिन एक एडिशनल टेस्ट है जी कि अगर आपको फ्यूम्स नजर नहीं आते या फ्यूम्स वाजे नहीं होते और हीट करने पे भी वाजे नहीं होते जी, तो आप इसके अंदर MnO2 ऐड करके देख लें। अगर फ्यूम्स इंटेंसिफाई होने का मतलब होता है बढ़ जाना, तो फ्यूम्स अगर आपको बढ़ते हुए महसूस हो जी तो इसका मतलब ये है कि जी ब्रोमाइड और आयोडाइड मौजूद होता है जी। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं है, मैंने इसको डिस्टिंग्विश टेस्ट के कॉलम में लिखा है जी, लेकिन ये असल में डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं है, एक एडिशनल टेस्ट है जी, ताकि आप को ब्रोमाइड और आयोडाइड के बारे में मजीद कंफर्मेशन मिल जाए जी। कंफर्मेटरी टेस्ट आपको लाजमी करना पड़ता है जी। तो ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए जो ब्रोमाइड के लिए और आयोडाइड के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसको आप लेयर टेस्ट कहते हैं जी,
और ये आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर भी कर चुके हैं जी। तो ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐड करने से आपको सोल्यूशन के अंदर 2 लेयर्स मिलती हैं जी। उसके अंदर फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन ऐड करते हैं, उसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं और आप टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरीके से शेक करते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर का कलर चेक करते हैं। अगर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर ब्राउन हो जाती है तो इसका मतलब इसके अंदर ब्रोमाइड मौजूद होगा। और अगर ये टेस्ट बिल्कुल सेम है जी, और अगर ये लेयर वायलेट कलर की हो जाती है तो इसका मतलब, या पर्पल कलर की हो जाती है तो इसका मतलब इसके अंदर आयोडाइड मौजूद होगा जी। तो ये सिंपल सी टेस्टिंग है जी। इस बात का ख्याल रखें जी, अगर ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव आता है जी तो ये काम होंगे, और अगर ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आप फिर नीचे वाले ग्रुप पे जाएंगे। अच्छा जी, एक ऑब्जर्वेशन अब रह गई जी कि सॉल्ट के अंदर आपने H2SO4 डाला, ना आपको कलरलेस गैस दिखी, ना आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखे, ना आपको वायलेट फ्यूम्स दिखे जी। आपको येलोइश ब्राउन गैस इवॉल्व होती हुई नजर आई, और वो भी कॉपर टर्निंग की एडिशन पर। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नाइट्रेट मौजूद होगा। इस फिनोमिना को आप ऑब्जर्व कीजिए। आपने नाइट्रेट की एवोल्यूशन को देखा और आपने वाज़ेह तौर पे देखा जी कि ये ब्रोमाइड से ज़रा सा मुख्तलिफ है जी। ब्रोमाइड के जो वेपर्स थे, जो फ्यूम्स थे, वो बहुत ज़्यादा थे, और उसके मुकाबले में नाइट्रेट के जो वेपर्स है उसकी तादाद बहुत कम है। हाँ, हीट करने पे वो इंटेंसिफाई हुए हैं ऑन द एडिशन ऑफ कॉपर टर्निंग। तो सॉल्ट के अंदर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाला। अगर ये फ्यूम्स आपको नहीं दिखेंगे तो आपको इसे हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद ये भी अगेन डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं है बल्कि एक एडिशनल टेस्ट है। आप इसके अंदर कॉपर टर्निंग्स को डालें, और कॉपर टर्निंग्स के डालने से अगर गैस इंटेंसिफाई हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नाइट्रेट मौजूद होगा जी। तो ग्रुप टेस्ट के बाद फिर आपने एक एडिशनल टेस्ट किया, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जी। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको ये अंदाजा होता है जी कि इसके अंदर नाइट्रेट मौजूद है जी, तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे जी, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। और कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आपको ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बना के डालना होता है। यानी फेरस सल्फेट, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप फेरस सल्फेट का फ्रेश सोल्यूशन बनाते हैं। फेरस सल्फेट को पानी के अंदर डिजोल्व करें, शेक करें, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा जी। उसके बाद इन दोनों सोल्यूशन को मिला दीजिए, और उसके बाद बिल्कुल आहिस्ता से, ये इंतहाई अहम टेस्ट है जिसको आप रिंग टेस्ट कहते हैं, अलोंग द वॉल्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये अलोंग द वॉल्स यानी वॉल से अटैच करते हुए ड्रॉपर की मदद से उस ड्रॉपर को वॉल्स के साथ आप सोल्यूशन के अंदर गिराइए जी, और ये सोल्यूशन हिलना नहीं चाहिए जी। उसके बाद फिर आप इसको इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में आपको उन दोनों सोल्यूशन के बीच में ब्राउन कलर का रिंग मिलता है, जो इस बात का सबूत होता है जी कि इस सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट मौजूद है। और इस टेस्ट को आप रिंग टेस्ट कहते हैं जी। जब परफॉर्म करेंगे तो आपको इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, ग्रुप 1A भी अगर आपके पास एब्सेंट है जी, यानी आपको ना एवोविसेंस नजर आए, ना आपको विनेगर की स्मेल आई, आप ग्रुप 2 पे आए, ग्रुप 2 के आपने टेस्ट करके देखे जी, ना आपको कलरलेस गैस इवॉल्व होती हुई नजर आई, ना आपको किसी और कलर की गैस इवॉल्व होती हुई नजर आई, आपने हीट करके भी देख लिया तब भी आपको कोई फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं हुआ। ये इस बात का सबूत है जी कि आपके सॉल्ट के अंदर ना ग्रुप 1 मौजूद है, ना ग्रुप 2 मौजूद है, वो सारे के सारे रेडिकल्स आपके एब्सेंट है जी। अब आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन को इस्तेमाल करना है। इससे पहले वाले दोनों टेस्ट आपने डायरेक्टली सॉल्ट के अंदर किए थे। अब आप ओरिजिनल सॉल्यूशन में से थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर बेरियम क्लोराइड को ऐड करेंगे और आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख जाएंगे। देखिए यहाँ तो दिख जाने चाहिए, क्योंकि तीसरे ग्रुप के बाद कोई और ग्रुप मौजूद नहीं है। अगर आपको यहाँ प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखते तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा से 1 और 2 को रिपीट करें
और अगर आपने तवज्जो से ऑब्जर्वेशन नहीं ली है तो आप और केयरफुली ऑब्जर्वेशन लें। इसका मतलब है ग्रुप 1 और 2 के अंदर ही कोई रेडिकल मौजूद है और आपने ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करने में आपने गलती की है। लेकिन अगर आपको ऑब्जर्वेशन आप बिल्कुल सही है जी, तो आपको यहाँ लाजमी प्रेसिपिटेट्स दिख जाएंगे। प्रेसिपिटेट किस तरह से किस तरीके के होते हैं, आइए देखते हैं जी। तो अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट देखें तो इसका मतलब है सल्फेट या फॉस्फेट में से कोई एक मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ फिर आपके पास दो रेडिकल है तो आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर HCl को ऐड कीजिए। अगर प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सल्फेट मौजूद होगा। तो क्योंकि आपके कोर्स के अंदर सल्फेट ही है, फॉस्फेट से हमें लेना देना नहीं है जी, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आने का मतलब ये है जी कि सल्फेट मौजूद होगा, लेकिन आपको फिर भी डिस्टिंग्विश टेस्ट करके देखना पड़ेगा जी। उसके बाद फिर आप कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे और ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये आप प्रेसिपिटेट्स के अंदर ऐड कर रहे हैं, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कर रहे हैं, लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट हमेशा नए सोल्यूशन से होता है। इस बात का ख्याल रखिए जी कि कंफर्मेटरी टेस्ट हमेशा नए सोल्यूशन से होता है जी। तो आपने ओरिजिनल सोल्यूशन यानी नया सोल्यूशन लेना है जी, यानी जो टेस्ट आपने ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया हुआ है उसमें से आप थोड़ा सा सोल्यूशन नई टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे, उसके अंदर लेड एसीटेट को ऐड करेंगे, आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आते हैं तो सल्फेट आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये जो पिछली चंद स्लाइड्स थी उनके अंदर आपने एसिड रेडिकल्स को डिटेक्ट करने का तरीका सीखा। अहम चीज क्या है जी कि आप ग्रुप टेस्ट को फोकस करें और कोई ग्रुप टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है किसी खास रेडिकल के लिए तो आपको उसी रॉ के अंदर अगले कॉलम्स के अंदर चला जाना होता है जी, और आपको पहले डिस्टिंग्विश टेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद फिर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ता है। इस बात का ख्याल रहे कि एसिड रेडिकल को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, जबकि बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन के लिए आप दो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। आइए इसे देखते हैं। तो बेसिक रेडिकल के तमाम टेस्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर होते हैं जी, सिवाय अमोनियम के अमोनियम को आप बिल्कुल आखिर के अंदर अमोनियम को चेक किया जाता है और उसके लिए आप सॉल्यूशन को अवॉइड करते हैं, बल्कि डायरेक्ट सॉल्ट को ले लेते हैं। तो वो अलग बात है, आखिर में आएगी जिसमें मैं आपसे बात करूंगा जी। तो आपने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया और ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आपने HCl को ऐड किया। अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नजर आ जाते हैं तो इसका मतलब है लेड, मरकरी या सिल्वर होगा। अच्छा, मरकरी सिल्वर बहुत कॉस्टली है जी, और मरकरी आपका एक तो टॉक्सिक भी है और कॉस्टली भी है, तो उमूमन कॉलेजेस के अंदर इन दोनों रेडिकल्स को नहीं करवाया जाता। तो अगर ग्रुप 1 प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब है आपके पास लेड ही मौजूद होगा जी। आइए देखते हैं, इसे देखते हैं जी कि ये किस तरह से ऑब्जर्व होगा। तो आपने प्रेसिपिटेट्स देखे जी, तो अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नजर आ जाते हैं जी तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों ही रेडिकल्स के मौजूद होने के चांसेस है जी। अब आपने क्या करना है जी, आपने व्हाइट प्रेसिपिटेट्स के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप ऐड कीजिए। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होते तो इसका मतलब है कि लेड मौजूद होगा, और ये डिस्टिंग्विश टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लीजिए यानी नया सॉल्यूशन लीजिए, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कीजिए, और आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लीजिए उसके अंदर पोटेशियम क्रोमेट को ऐड कीजिए जी। ये दोनों ही ये सारे के सारे सॉल्यूशन फॉर्म में है जी। तो अगर आपको येलो प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं तो उसका मतलब है लेड कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका ग्रुप 1A प्रेजेंट नहीं है, यानी आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर HCl ऐड किया और आपको प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखे, तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप 1A एब्सेंट है, आपको ग्रुप 2B पे आना पड़ेगा जी, और उसी सॉल्यूशन के अंदर आप H2S को ऐड कीजिए। अगर आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं जी तो इसका मतलब है कॉपर या लेड के पाए जाने के चांसेस है। किस तरह से ऑब्जर्व होता है आइए देखते हैं। ये आपको लेड के ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हुए जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने, क्योंकि लेड भी मौजूद हो सकता है और कॉपर भी मौजूद हो सकता है, अब आपने क्या करना है, डिस्टिंग्विश टेस्ट करना है और ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है।
अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं तो उसका मतलब है जी कि लेड मौजूद होगा, और उसके बाद फिर आप लेड के कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। कॉपर को ऑब्जर्व करते हैं जी कि कॉपर की ऑब्जर्वेशन क्या होगी। तो आपने यहाँ पे कॉपर की ब्लैक प्रेसिपिटेट्स को ऑब्जर्व किया। एक बात तो सिंपल सी है जी कि लेड का सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होता है और कॉपर का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, तो ये भी एक वाज़ेह तौर पर ऑब्जर्वेशन है आपके लिए जी। लेकिन फिर भी खैर डिस्टिंग्विश टेस्ट आपको करना चाहिए जी। आपको अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स नजर आ जाते हैं जी तो ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कीजिए। अगर आपको ब्लू प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर कॉपर मौजूद होगा, और उसके बाद फिर आप कॉपर की सीटीज करेंगे जी। तो ये कॉपर की 2 सीटीज हैं जी जो आपकी लिखी होती हैं, और ये आप इसको फॉलो करते हैं। इम्तिहान के लिए तो आपको ये याद होती है जी, इम्तिहान में क्योंकि आपको पूरा पूरा सॉल्व पूरी स्कीम आपको याद होती है, तो वहाँ तो आपके लिए कह सकते हैं जी थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा जी। लेकिन अभी आप कम से कम ग्रुप टेस्ट को जरूर याद करें, और ये आपको देख के करने की भी लैब में इजाजत है जी। बहुत अच्छा है जी कि ये आप पूरे का पूरा ही आपको याद हो जाए जी, ताकि आपको बार बार पेपर में झांकने की जरूरत ना पड़े जी। लेकिन अगर आप ये याद ना कर सके तो कम से कम मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा जी, ये रिकमेंड जरूर करूंगा जी कि आप ग्रुप टेस्ट जरूर याद करें। बाकी टेस्ट अगर आप चाहें तो आप इसको देख के कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपका ग्रुप 2 भी प्रेजेंट नहीं है, यानी आपने सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर आपने HCl ऐड किया, आपको प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं हुए, उसके बाद आपने उसी सोल्यूशन के अंदर H2S ऐड किया, आपको फिर प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं हुए, इसका मतलब है ग्रुप 1A भी एब्सेंट है और ग्रुप 2A भी एब्सेंट है। आपको ग्रुप 3 पे आना पड़ेगा, और ग्रुप 3 पे आने के लिए आपको नई टेस्ट ट्यूब के अंदर नया ओरिजिनल सोल्यूशन लेना पड़ेगा। उसके अंदर आप अमोनियम क्लोराइड को ऐड करेंगे, उसके अंदर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे। अब जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है जी कि आपको जेलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट नजर आए, जिस तरह जेल ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल उसी तरीके के ये प्रेसिपिटेट्स होते हैं एल्युमिनियम के। इसको जरा तवज्जो से ऑब्जर्व करें। आपने एल्युमिनियम के जेलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व किए जी। तो ये जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट्स सिर्फ एल्युमिनियम के होते हैं और ये बहुत वाजे होते हैं, तो इसके लिए आपको कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, और ये 2 कंफर्मेटरी टेस्ट आपके सामने हैं। ये जो लिखे हुए हैं बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज ऐड करें, यानी पहले आप ड्रॉपर की मदद से आप ऐड करेंगे इसके अंदर तो आपको प्रेसिपिटेट दिखेंगे, और उसके बाद फिर आप एकदम से बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर ऐड कर देंगे जी, तो ये प्रेसिपिटेट्स गायब हो जाएंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जो लिखा है वो आपने करना है, लेकिन ये टेस्ट उस वक्त होंगे जब आपका ग्रुप टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जी कि आपको ग्रीन प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं जी। तो अगर ग्रीन प्रेसिपिटेट्स दिखते हैं जी ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एडिशन पे, तो इसका मतलब ये है कि आपके सॉल्ट के अंदर ग्रुप 3 मौजूद है, और उस ग्रुप 3 के अंदर या तो फेरस मौजूद है या क्रोमियम मौजूद है जी। किस तरह से दिखता है आइए देखें। या आपने आयरन के ग्रीन प्रेसिपिटेट्स को ऑब्जर्व किया, क्रोमियम के भी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स होते हैं जी। तो दोनों में फर्क करने के लिए आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट करना पड़ेगा। तो आपने ग्रीन प्रेसिपिटेट्स के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने से अगर ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाते हैं तो क्रोमियम होगा, और अगर ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होते तो आयरन होगा। तो क्योंकि आपके कोर्स के अंदर सिर्फ आयरन है जी, इसलिए
यहाँ पर सिर्फ आयरन के बारे में बताया गया है जी। तो अगर ये डिस्टिंग्विश टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है जी, तो उसके बाद फिर आप आयरन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे जिस तरह से यहाँ पर मेंशन है। ये K4FeCN6 ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहलाता है। पोटेशियम फेरो FeRRO फेरोसाइनाइड कहलाता है। और K3FeCN6 ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड कहलाता है FeRRI। तो अमूमन जब आप रिएजेंट की शेल्फ पे जाते हैं तो वहां पर फॉर्मूले नहीं बल्कि नाम लिखे होते हैं, तो आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए जी, ताकि आप बासानी अपने मतलूबा रिएजेंट को तलाश कर सकें। अगर ग्रुप 3B भी एब्सेंट है, यानी ग्रुप 3 के अंदर आपने जब ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और आपको ना जेलिटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट्स दिखे, ना आपको रेडिश प्रेसिपिटेट्स दिखे, ना आपको ग्रीन प्रेसिपिटेट्स दिखे, तो इसका मतलब यह है जी कि ग्रुप 3B एब्सेंट है। आप ग्रुप 4 पे आ जाते हैं और उसी ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला हुआ है, उसी के अंदर आप H2S को ऐड कर देते हैं जी। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है जी कि आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट्स दिखे, तो इसका मतलब है कोबाल्ट या निकल के प्रेजेंट होने के चांसेस होते हैं। आइए इस ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं जी। तो यहाँ हमने कोबाल्ट के प्रेसिपिटेट्स को देखा जी, और ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आने का मतलब है निकल या कोबाल्ट में से कोई भी हो सकता है जी। तो आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट करना पड़ता है, और ये सिंपल आपने क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन का कलर चेक करना है जी। अगर वो पिंक कलर का सोल्यूशन है तो वो कोबाल्ट होगा, अगर ग्रीन कलर का सोल्यूशन है तो वो निकल होगा जी। तो अगर ये कोबाल्ट पिंक कलर का सोल्यूशन है तो कोबाल्ट के प्रेजेंट कोबाल्ट ही प्रेजेंट है जी, और उसके लिए फिर आप ये दो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। निकल की ऑब्जर्वेशन को देखें। ये आपने निकल की ब्लैक प्रेसिपिटेट्स को देखा, डिस्टिंग्विश टेस्ट करना पड़ेगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन को का कलर चेक करेंगे। अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब इसके अंदर निकल मौजूद है जी, और उसके बाद फिर आप निकल के कंफर्मेटरी टेस्ट करने जाएंगे। ये DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम है जी, और ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद जब डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम ऐड किया जाता है जो कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, तो इसको इसकी एडिशन पे आपको स्ट्रॉबेरी पिंक या स्ट्रॉबेरी रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। ग्रुप 4 के अंदर ये दूसरी पॉसिबिलिटी है जी कि आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट तो ऑब्जर्व ना हो, बल्कि आपको डर्टी वाइट या ऑफ वाइट कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व हो। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन के अंदर जिंक मौजूद है जी। आपने जिंक के डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व किए जी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जिंक ही है, इसके आपको कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट आपको ग्रुप 4 के अंदर मिलते हैं जी, तो फिर आप ये दो कंफर्मेटरी टेस्ट करके देखते हैं ताकि जिंक कंफर्म हो जाए। अगर ग्रुप 4B के अंदर भी आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ओरिजिनल सॉल्यूशन में एडिशन के बाद जब आपने H2S भी ऐड किया तब भी आपको कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं मिले, यानी ना ब्लैक प्रेसिपिटेट्स मिले ना आपको डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट्स मिले, यानी आपको प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व हुए ही नहीं, तो इसका मतलब है ग्रुप 4B एब्सेंट है, और आप फिर ग्रुप 5 पे आ जाएंगे। नई टेस्ट ट्यूब लेंगे जी, उसके अंदर नया ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर आप अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे। अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं तो इसका मतलब यह है जी कि कैल्शियम, बेरियम या स्ट्रॉन्शियम में से कोई एक मौजूद होगा। आइए
इन वाइट प्रेसिपिटेट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये आपने कैल्शियम के वाइट प्रेसिपिटेट्स देखे थे और सेम इसी तरीके के प्रेसिपिटेट्स आपको बेरियम के अंदर और स्ट्रोंशियम के अंदर भी मिलेंगे जी। तो ये ग्रुप सबसे मुश्किल ग्रुप कहलाता है जी, क्योंकि इसमें जो असल फैसला होता है वो फ्लेम टेस्ट की बुनियाद पर होता है जी। ये क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा जी। तो ये जो प्रेसिपिटेट्स मिले हैं जी, ये कैल्शियम के, बेरियम और स्ट्रोंशियम इन तीनों में से किसी के भी हो सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कैल्शियम है या बेरियम है या स्ट्रोंशियम है जी। तो आप वाइट प्रेसिपिटेट्स के अंदर, यानी जो ग्रुप टेस्ट के अंदर आपको प्रेसिपिटेट्स मिले हैं, उसी के अंदर आप एसिटिक एसिड और पोटेशियम क्रोमेट को ऐड करते हैं। दो पॉसिबिलिटी है, येलो प्रेसिपिटेट्स मिल जाए तो यहाँ तो आपका मसला आसान हो जाता है जी, और आपको बेरियम के बारे में पता लग जाता है और आप बेरियम की कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं जी। लेकिन अगर आपको येलो प्रेसिपिटेट्स ना मिले तो इसका मतलब है कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के होने के चांसेस होते हैं, और इस टाई को सिर्फ और सिर्फ फ्लेम टेस्ट ही ब्रेक कर सकता है जी। तो फ्लेम टेस्ट की बुनियाद पर फिर आप फैसला करते हैं जी कि कैल्शियम है या स्ट्रोंशियम है। और ये दो कलर जो आपको नजर आ रहे हैं, ब्रिक रेड और क्रिम्सन रेड, इसमें भी स्टूडेंट को तफरीक करना मुश्किल होती है। खैर, तो जो फ्लेम टेस्ट है उसमें मैं बात करता हूँ जी। तो फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं जी कि आप जो ग्लास रॉड को लेते हैं जी, और ग्लास रॉड को HCl के सोल्यूशन के अंदर आप डिप करते हैं, और उसको सॉल्ट की, जो आपको सॉल्ट दिया जाता है, सॉल्ट को उसके ऊपर अटैच कर लेते हैं जी। और उसके बाद फिर आप उसको फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि फ्लेम का ब्लू होना ये लाजिमी है। अगर आप स्पिरिट लैम्प इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप ये प्रैक्टिकल ये टेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लाजमी जो फ्लेम इस्तेमाल करना पड़ता है वो आपको गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है जी। और ये फ्लेम के लिए लाजमी शर्त है जी कि फ्लेम और एयर का इस तरह से कम्बिनेशन किया जाए कि आपका जो फ्लेम हो वो ब्लू हो, क्योंकि अगर ब्लू फ्लेम होगा तो आप ये फिनोमेना ऑब्जर्व कर सकेंगे, वरना आप फ्लेम का कलर को जानते हैं, ये ऑरेंज कलर का फ्लेम होता है जी। तो ऑरेंज कलर में फिर आप इन कलर्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। तो एक पहली शर्त क्या है जी, ब्लू कलर का फ्लेम हो। उस ग्लास रॉड को आपने HCl के अंदर डिप करना है, उस पे सॉल्ट को आपने अटैच करना है, फ्लेम पे लेके आना है। फ्लेम का कलर अगर एप्पल ग्रीन हो जाता है जी तो इसका मतलब ये है कि बेरियम मौजूद होगा। अगर फ्लेम का कलर ये ब्रिक रेड असल में ऑरेंज और रेड के बीच का कलर है जी, तो ऑरेंज कलर, इसलिए ये कलर बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं हो सकता आपके येलो फ्लेम के अंदर। ठीक है जी। तो ब्रिक रेड कलर आपको ऑब्जर्व होता है जो ऑरेंज से जरा डार्क और रेड से जरा लाइट होता है जी। तो ये इसका मतलब होता है जी कि कैल्शियम मौजूद है। और अगर आपको क्रिम्सन रेड कलर दिखे जी, ये पिंक से थोड़ा सा डार्क होता है और रेड से जरा लाइट होता है। जो ये पिंक कलर का एक शेड होता है जिसको क्रिम्सन रेड कहते हैं। तो क्रिम्सन रेड का मतलब ये कि स्ट्रोंशियम मौजूद होगा जी। तो कंफर्मेटरी टेस्ट तो यहाँ पर भी दो किए जाते हैं जी, लेकिन इनमें असल जो फैसला होता है वो फ्लेम टेस्ट की बुनियाद पर फैसला होता है जी। तो फ्लेम टेस्ट आप करके देखते हैं और फिर आप फैसला करते हैं कि आपका सॉल्ट के अंदर बेरियम मौजूद है या कैल्शियम मौजूद है या स्ट्रोंशियम मौजूद है। अगर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट ऐड करने के बाद भी प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखते तो इसका मतलब है ग्रुप 5 भी एब्सेंट है जी। इसका मतलब है कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम में से भी कोई नहीं है। तो अब आपने क्या करना पड़ता है, नई टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ती है, उसके अंदर दोबारा से नया ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करते हैं जी। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है जी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपको दिख जाए, और अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दिख जाए तो इसका मतलब है मैग्नीशियम के मौजूद होने के चांसेस होते हैं जी। देखते हैं कि मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट्स किस तरह के होते हैं। ये हमने मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट्स को ऑब्जर्व किया जी। सोडियम पोटेशियम आपके कोर्स के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया है।
कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है जी, डायरेक्ट आप मैग्नीशियम का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। अच्छा जी, दूसरी आखिरी पॉसिबिलिटी रह गई जी कि आप ग्रुप 6 तक आ गए और ग्रुप 6 तक भी आपको कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं दिखे, तो ये बात, ये वाज़ेह सबूत है कि सॉल्ट के अंदर अमोनियम मौजूद होगा जी। एक तो आप इसको स्मेल से आपको अंदाजा हो जाता है जी, और दूसरा ये टेस्ट आप करते हैं और टेस्ट करने के बाद जो रिकमेंडेशन है वो तो यही है जी कि आप सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करें जी, और सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करने के बाद आप 6 ग्रुप तक टेस्टिंग करें जी, और छह ग्रुप अगर आपको एब्सेंट होते हैं जी, तो फिर आप अमोनियम का टेस्ट करने जाएं जी। तो अगर आपको प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व नहीं होते तो उसका मतलब है अमोनियम के प्रेजेंट होने के चांसेस है। अमोनियम किसी खास ग्रुप में नहीं है, बल्कि आप अमोनिया के लिए अलग से टेस्ट करते हैं जी, जिसको आप टेस्ट फॉर अमोनियम लिखते हैं जी। तो आपने करना क्या है जी, सॉल्ट लेना है जी, और सॉल्ट के अंदर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा क्वांटिटी नहीं डालिएगा, इस सॉल्ट को सिर्फ और सिर्फ नम करने के लिए हम ऐड कर रहे हैं जी। तो सॉल्ट के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हीट करना है, और हीट करने के बाद आपने स्मेल करना है जी। अगर आपको स्मेल नहीं आती, ये आपका स्मेल ऑर्गन इतना अच्छा नहीं है, तो अगला विजुअल टेस्ट क्या है जी, कि या तो आप स्मेल से आपको अंदाजा है तो ठीक है, अगर स्मेल से अंदाजा नहीं हो रहा तो एक एडिशनल टेस्ट है जी, ये भी डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं है जी, कि आप HCl के अंदर ग्लास रॉड को डिप करें और जिस वक्त आप हीट कर रहे हो उस वक्त आप इस ग्लास रॉड को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रखें। अगर आपको व्हाइट फ्यूम्स नजर आ जाते हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर अमोनियम मौजूद होगा। इस ऑब्जर्वेशन को जरा एहतियात से ऑब्जर्व करें। ये आपने अमोनिया के लिए ऑब्जर्व किया जी, और आपने वाइट फ्यूम्स को भी यकीनन ऑब्जर्व किया होगा जी। जो सॉल्ट के अंदर एडिशन के बाद जो रुक के वाइट फ्यूम्स आए थे वो भी आपने ऑब्जर्व किया जी। तो ये आपका ग्रुप टेस्ट था, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं है, ये भी आपकी एडिशनल टेस्ट है, ये टेस्ट भी आपने करके देख लिया। जो दूसरा पॉसिबल टेस्ट है जी, अगर लिटमस पेपर होगा तो हम इंशाल्लाह ताला आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप ये लिटमस टेस्ट भी करके देखें जी। तो ये आपका एडिशनल टेस्ट है, यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश टेस्ट नहीं है। और अगर आपका अमोनियम प्रेजेंट आ जाता है जी, तो उसके बाद फिर आपको ये 2 कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं जी। तो ये 2 कंफर्मेटरी टेस्ट कीजिए, अगर ये दोनों टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है जी, कि आपके सॉल्ट के अंदर अमोनियम मौजूद है जी। तो ये आपने आपके सॉल्ट एनालिसिस के बारे में आज आपने सीखा जी। आखिरी काम रह गया तो मैं आपको बता देता हूँ जी, कि आपको एसिड रेडिकल के बारे में पता लग गया और आपको बेसिक रेडिकल के बारे में पता लग गया। एसिड और बेसिक रेडिकल के फॉर्मूले को कंबाइन करें, वैलेंसी रूल्स को, इसमें वैलेंसी जो क्रॉस ओवर रूल होते हैं जी, उसको आप अप्लाई करें और सॉल्ट का फॉर्मूला लिखें और उसके बाद सॉल्ट का नाम लिखें जी। तो ये आज की जो लैब डेमोन्स्ट्रेशन थी सॉल्ट एनालिसिस के हवाले से, आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आपने बहुत सारी बातें सीखी जी। मैं आपको आपको रिकमेंड जरूर करूंगा जी, कि अगर आपने ये प्रैक्टिकल आसानी से परफॉर्म करने हैं जी, तो आप एक काम जरूर करें जी, कि एसिड रेडिकल्स के जो 3 ग्रुप हैं और जो बेसिक रेडिकल के जो 6 ग्रुप्स हैं, आप इनके रेडिकल्स, इनके ग्रुप रिएजेंट्स और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस को आप याद करें। मैं ये नहीं कह रहा कि डीटी भी याद करें और सीटी भी याद करें, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है जी, लेकिन कम से कम ग्रुप टेस्ट की ऑब्जर्वेशन तक आप इसको याद करें तो आपके लिए ये टेस्ट करना इंतहाई आसान होगा जी। तो ये सॉल्ट एनालिसिस था जी, जिसको आज की इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर आपने सीखा। इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो एक सॉल्ट किस तरह से परफॉर्म होता है जी, डीटी और सीटी मुकम्मल तौर पे एक सॉल्ट को परफॉर्म करके दिखाएंगे। और उसके बाद जो सबसे अहम काम है जी, कि ये जो परफॉर्म कर रहे होते हैं इसको जर्नल पे किस तरह लिखा जाता है, यानी प्रैक्टिकल जर्नल किस तरह से बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा जी, कि जर्नल किस तरह बनाया जाता है वो भी आपको सिखाएं और एक सॉल्ट मुकम्मल तौर पे आपको करके दिखाएं। इंशाल्लाह ताला एक सॉल्ट आपको लैब के अंदर भी करके दिखाएंगे
और एक सॉल्व इंशाअल्लाह ताला वीडियो की सूरत में आपको करके दिखाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।